नमस्कार दोस्तों, गुज लाइव न्यूज में मैं शिव कुमार सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं। साथियों, मार्गदर्शन कार्यक्रम में आज हम किरण आईएएस इंस्टीट्यूट आए हुए हैं और यहाँ हमारे आज के गुरुजी हैं अजय सिंह सर और प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कल्याण कॉलेज में। साथ के साथ सर ने हिस्ट्री में पीएचडी कर रखी है और करीब करीब 17 साल से अपने इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। 17 साल से करीब हो गए। 17 सालों में करीब करीब मान के चलिए हजारों बच्चों को मार्गदर्शन दिया है और कोई उनके बच्चे आईएएस में सेलेक्ट हुए हैं, कोई अलग अलग पोस्ट में सेलेक्ट हुए हैं। तो आज सर से जानेंगे उनका पूरा जो लाइफ संघर्ष है, क्या वो इस लाइन में आना चाहते थे, क्या गुरुजी बनना चाहते थे, वो किस तरीके से यहाँ पहुँचे और क्या सपना था उनका। सर, आपका गुज लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। आप सर कहाँ से हैं और क्या आपका बचपन बीता हुआ? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और उत्तर प्रदेश में एक बलिया डिस्ट्रिक्ट है, वहीं मेरा जन्म हुआ और उसके बाद शुरुआती जो मेरी शिक्षा थी वो वहीं से है और उसके बाद यहाँ ग्रेजुएशन से मैं भिलाई गया। यहाँ मेरे पिताजी HSCL में सेक्शन ऑफिसर थे, तो फिर वहाँ से 10वीं के बाद कुछ ऐसा स्कोप नहीं दिख रहा था, तो पापा ने सोचा कि अब इनके एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए और फिर इस तरह से मैं भिलाई आ गया। तो आगे की जो मेरी पढ़ाई थी भिलाई में ही हुई और कल्याण कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन और PG किया। उसके बाद रविशंकर यूनिवर्सिटी से MPhil PhD और फिर छत्तीसगढ़ से पहला मैं संयोग से पोस्ट डॉक्टरल भी रहा। और इस तरह मेरी जो शिक्षा है वो कल्याण कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मतलब मेरे उसमें परिवर्तन आया और जितना भी कुछ आगे मैंने हासिल किया वो सब कल्याण कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद से ही बदला। कल्याण कॉलेज में एडमिशन तो मैंने लिया था, उस समय क्या था कि BSc और BCom का प्रचलन था। BA को थोड़ा निचले दर्जे का समझा जाता था, लेकिन मेरा तो शुरुआत से ही एक ही एम ही था कि UPSC क्रैक करना है और सिविल सर्विस में जाना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आर्ट्स विषय लिया था। हालांकि कल्याण कॉलेज उन कॉलेजों में से है जब आर्ट्स विषय में उस समय लिस्ट निकलती थी और एडमिशन होगा कि नहीं ये भी सोचना पड़ता था। जब मैं एडमिशन लिया था उस समय हमारे टोटल स्टूडेंट्स की संख्या थी, हम 375 लोग थे, इतना उस समय इसका वो था। और तब से लेकर अब तक आगे इसी शिक्षा में ही लगे रहा। पहले UPSC की तैयारी किया, काफ़ी स्ट्रगल था। उस समय यहाँ इतने भिलाई में इंस्टीट्यूट ही नहीं थे, एक ही इंस्टीट्यूट था, कोठारी इंस्टीट्यूट। तो उस समय याद आता है मुझे जब मैं UPSC की तैयारी कर रहा था और UPSC भी निकाला था, तो प्रवीण गोस्वामी सर ने मुझे बुला के ले गए अपने यहाँ कि चलो हमारे यहाँ पढ़ाओ, और वहाँ से जो ये सिलसिला चालू हुआ वो अब निरंतर अभी तक मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सर, इस फील्ड में आने मतलब गुरुजी वाले फील्ड में आने का कैसे मौका मिला? क्या हुआ या आपने चुना या फिर? हाँ, किस्मत या कहीं कुछ कमी रह गई होगी, UPSC में नहीं हो पाया और बाकी एग्जाम्स में मेरी रुचि नहीं थी। और उसी समय जब मैं यहाँ से PG करने के बाद MPhil में एडमिशन लिया, तो MPhil में मेरी मुलाकात हुई जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ, डॉक्टर आभा रुपेंद्र पाल में, और उनका हमेशा मैं आभारी रहूँगा जीवन में कि मेरे जितना भी मैंने आगे किया उसमें हमेशा उनका निरंतर उचित मार्गदर्शन समय समय पर मिलते रहा। और उसके बाद मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट आया, रिसर्च फील्ड में, और तब मैं सोचा कि ठीक है अब इधर ना हो तो अब इधर चला जाए, और फिर मैं इधर शिक्षा के क्षेत्र में इंटरेस्ट पड़ा और तब से मैं फिर इधर आया। और उसके बाद बीच में मैं कुछ NGOs में काम किया। NGOs में काम करने के बाद और कुछ दूसरे इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता भी था। मेरा UPSC निकल गया था तो सभी इंस्टीट्यूट वाले बुलाते थे पढ़ाने के लिए, तो वो सब पढ़ाते पढ़ाते दिमाग में इच्छा हुई और 2-3 NGO में काम किया, यूनिसेफ के लिए, EDC के लिए, संकल्प के लिए, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के लिए। तो उसी समय में मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी एक छोटी सी अपनी NGO डालनी चाहिए। तो 2006 में मैं आरंभ स्वयं सेवी सोसाइटी के नाम से अपनी NGO डाला और साथ ही इंस्टीट्यूट 1 नवंबर 2022 को मैंने और उसके बाद से अब इस फील्ड में इंटरेस्ट आ गया और तब से निरंतर इसी में लगा।
सर क्या खासियत है, क्यों बच्चे किरण इंस्टीट्यूट को चुने, तो उसके बारे में कुछ बताइए, इसकी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। हाँ बिल्कुल, उद्देश्य यही था कि अब साथ में अपनी भी तैयारी होती रहेगी और बच्चों को भी तैयारी कराऊंगा। जहाँ भी पढ़ाता था दूसरे इंस्टीट्यूट्स में तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, क्योंकि वहाँ के ऑनर के हिसाब से, मालिक के हिसाब से करना पड़ता था। मैं जो चाहता था वो नहीं कर पाता था। तो मैं सोचा कि इधर उधर पढ़ाने से अच्छा है ना कि मैं जब यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ तो उससे अच्छा है कि मैं खुद एक अपना करके और बच्चों को जो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा दे सकूँ, वो चीज़ें बता सकूँ, समझा सकूँ। और उसके बाद जो भी मैंने अपने अनुभवों से पाया था, सीखा था, एक इस तरह से हॉबी की तरह इसको लेकर मैं चला, बहुत प्रोफेशनल नहीं, बिजनेस की तरह नहीं। इसीलिए एक बैच में 20 स्टूडेंट्स ही रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, और सभी पर लगभग ध्यान देता हूँ। तो कोशिश यही थी कि भले एक हो, दो सक्सेस हो, जितने भी हों, उन कम बच्चों पे ध्यान दिया जाए और जो नीड है, जो नीड फील कर रहे हैं, जो आवश्यकता महसूस करते हैं, तो और बाकी सुबह से लेकर शाम तक उनका हर तरह से हेल्प करता हूँ। जैसा भी वो चाहे, जब चाहे अवेलेबल रहता हूँ, डाउट क्लियर करता हूँ। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ना प्रोफेशनली हैंडल करते हैं, तो वैसा मेरा नहीं रहा है। शुरू से ही मैं अपना एक हॉबी की तरह, एक परिवार की तरह लेकर चलता हूँ, और एक माहौल भी इंस्टीट्यूट में परिवार का ही बना के रखा है मैंने। सर ये अच्छा भी है, क्योंकि आप अगर यूनिवर्सिटी करेक्ट करते तो आप अकेले अपने आप को एक पोस्ट पे पाते हैं, लेकिन आज आप कई बच्चों को हाँ, इसके बारे में बताना चाहूँगा। बिल्कुल, इसके बारे में बताना चाहूँगा कि पहले ना हुआ तो बहुत अफसोस होता था कि अरे हो नहीं पाया, लेकिन जब पहली बार यहाँ इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता था और जो खुशी मिलती थी, तब से अब ऐसा लगता है कि जितना होने में नहीं था उतना बनाने में या हेल्प करने में या सूत्रधार बनने में, और बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं और उनसे जब मिलता हूँ, वो आत्मीयता देखता हूँ, वो खुशी देखता हूँ, तो और 4 गुना एनर्जी आती है और मेहनत करने का मन करता है। आपने बिल्कुल सही कहा ये बात। सर आगे तकरीबन कितने बच्चे अभी तक सिलेक्ट हुए हैं उसका, और कहाँ के क्या है, और किस प्रकार से लोगों ने तैयारी करी, कुछ बताइए। हाँ, इसमें मेरा एक चीज मानना है कि मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, जब तक बच्चा नहीं चाहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस बारे में बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है मेरा कि मैं अगर चाह दूँ और स्टूडेंट्स नहीं चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस, जो मेरी मेहनत थी, वो बच्चों को दे सकता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स का साथ देना बहुत जरूरी है। तो इस तरह हर बैच में, और थोड़ा सा जैसा मेरा व्यवहार रहा और जैसा मैंने एक माहौल बनाया, उसका शायद थोड़ा सा मुझे फायदा मिला। और सबसे बड़ी बात थी वो जो बच्चे जो यहाँ तैयारी करने आते थे, उन्होंने बहुत साथ दिया, और लगभग हर बैच में 3, 4, 5 बच्चे सक्सेस हुए। और हमेशा से इतिहास रहा है 10-20 बच्चे आते हैं, लेकिन उसमें से सभी बच्चे उस तरह से ध्यान ही नहीं देते हैं। इसमें मैं अभी तक रिसर्च कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मेरे में रहता तो मैं तो 20 बच्चों को बना देता। यानी जाहिर है जो बच्चे चाहते हैं वही बढ़ते हैं, मैं पीछे हो जाता हूँ। तो इसलिए मेरा बड़ा सख्त मानना है कि बच्चा जो बच्चे ने आवश्यकता महसूस की, कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जाती है, इस पे मैं बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि इसके आपको लटक एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है, मैं उस तरह से नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। जैसे आप देख लीजिए, हर फील्ड में देख लीजिए, सुनील गावस्कर का लड़का, रोहन गावस्कर, सचिन तेंदुलकर का लड़का, अमिताभ बच्चन का, जिन्होंने नीड फील नहीं किया वो कभी भी आविष्कार नहीं किए, और जिन्होंने आविष्कार किया, जैसे इसका सबसे बड़ा, क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ उससे एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अभी तक आप सोचिए हजारों कलेक्टर बने होंगे, सभी कलेक्टर्स के बेटे ही अब कलेक्टर्स होते, तो फिर तो आम गरीब का बच्चा तो तैयारी ही नहीं करता ना, ये सोच के कि अब हमारा कहाँ होगा। लेकिन आप देखिए, मैं दावे से एक रिसर्च के आधार पे कह सकता हूँ कि 90% कलेक्टर के बेटे कलेक्टर नहीं बनते, लेकिन एक किसान का बेटा बन जाएगा, एक गरीब आदमी का बेटा बन जाएगा। यानी कि जिसने आवश्यकता महसूस की उन्होंने ही आविष्कार किया, नहीं तो कोई विश्वास ही नहीं करता, कोई तैयारी नहीं करता, हाँ या नहीं। तब मैंने ये रिसर्च में पाया कि वही स्टूडेंट ये करेगा जो चाह देता है। और मेरी तरफ से 3D का फॉर्मूला, जो डिटर्मिनेशन, डिवोशन और डेडिकेशन, ये तीनों जिस बच्चे में है और जिसने नीड फील किया है, उसे हम बनने से रोक नहीं सकते।
हाँ, हम उसके में एक माध्यम बन सकते हैं। एक जितनी हमने रियल में मेहनत की है, जो हमारे अनुभव हैं, उससे उनका हम समय बचा सकते हैं, उनको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। लेकिन अंततः सारा कुछ निर्भर करता है बच्चे पर। इसमें मेरा अपना मैं कोई श्रेय नहीं मानता, क्योंकि और भारत का कल्चर भी तो वैसा है ना। देखिए ना, कितने लोग हैं जो, और मेरा ये भी तो मानना है कि महाभारत में एक कैरेक्टर है ना, अर्जुन और द्रोणाचार्य। अगर शायद अर्जुन ना होते तो द्रोणाचार्य को कोई जानता ही नहीं। तो मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स की वजह से हम हैं। स्टूडेंट्स अच्छा करता है तो हमारा नाम होता है, लेकिन हम चाह के किसी स्टूडेंट्स को नहीं बना सकते, क्योंकि अगर ये पावर होता तो मैं शायद सबको बना देता। और इस बात का दुख भी होता है कि ऐसा मैं क्या काम करूं, नेचर को कैसे पकड़ूं कि सभी बच्चों में वो चीज डाल दूं। और उस पर मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्या कर लूं, ऐसा कौन सा थॉट डेवलप कर लूं, ऐसा कौन सा एक आइडियोलॉजी लाऊं जो सभी बच्चों में डाल दूं और वो कैरियर की तरफ भागे। क्योंकि कैरियर पे ध्यान नहीं देते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा दिक्कत है कि सही समय पर जो काम करना चाहिए वो नहीं करते शुरुआत में, और शायद सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, शायद वो घर का एनवायरनमेंट वैसा नहीं मिलता है, और हम तक बच्चे आते हैं तो काफी लेट हो जाता है। जैसा एक चीज और, जैसे पहले के समय में क्योंकि थोड़ा बहुत गोल बताया जाता था और बच्चा थोड़ा अपने अंदर देखता था। हाँ। सेल्फ असेसमेंट जो होता है। हाँ। क्या आज की जो नई पीढ़ी है, आज के बच्चे हैं, उन लोगों में अपने आप को भाप पाना, या फिर वो पेरेंट्स ने बोल दिया, जैसे डॉक्टर का बच्चा को मालूम है मेरे को डॉक्टर बन जाना है, और इंजीनियर का बच्चे सोचते हैं वो इंजीनियर, क्योंकि उनको वैसा गाइडेंस बचपन से वैसा वो मिलता है। क्या ऐसा ये चीज है आज की डेट में? बहुत कम पाया जाता है कि गोल समझ में ही नहीं आता बहुत सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन जो खास है उनमें से मैंने जो पाया है, आजकल जो स्कूल है, स्कूल की जो स्कूलिंग व्यवस्था है, स्कूलिंग व्यवस्था हमारी जो है जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं। आपको पता होगा जापान में हर 3 किलोमीटर में एक स्कूल है। टीचर से लेकर स्टूडेंट तक सब वॉकिंग करते हुए जाते हैं, वॉकिंग करते हुए आते हैं। मंत्री से लेकर हर का बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है। हमारे यहाँ स्कूल में आप देखिए तो सिस्टम इस तरह का है, DPS, KPS, ऐसे यानी कि जैसे LIG, MIG, HIG होता है घरों में, लो इनकम ग्रेड, मिडिल इनकम ग्रेड, हायर इनकम ग्रेड। लेकिन स्कूल में ये सिस्टम नहीं होना चाहिए था। इससे बच्चों की मानसिकता पे बहुत अलग प्रभाव पड़ता है। कॉन्वेंट स्कूल के जो टीचर होते हैं वो पेमेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं और एजुकेशन पे कम। और ये सारी चीज का वजह है क्योंकि सारा कुछ डिपेंड करता है स्कूल के टीचर पे। स्कूल का टीचर, क्योंकि वो पूरा कागज रहता है, उसके दिमाग में क्या भरना है ये स्कूल के टीचर के ऊपर होता है। और वो शायद आज की डेट में अपनी भूमिका उस तरह से नहीं करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, शो ऑफ पे आजकल ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि जो जड़ है एजुकेशन, शिक्षा, बेसिक बुनियाद, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। और जाहिर है कि जब बच्चे को शुरू में जो चीज आप देते हैं वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रह जाता है, कॉन्सेप्ट बच जाता है, वो निकालते भी नहीं निकलेगा जब तक कि बहुत मतलब पूरा एनवायरनमेंट उसको ना मिले। ये काम है सारा कुछ स्कूल के शिक्षक और कुछ गार्जियन के। शायद दोनों ही भूमिका नहीं निभाते हैं। गार्जियन स्कूल के शिक्षक तक डाल के अपना काम खत्म कर लेता है और स्कूल का शिक्षक जो है वो तो आजकल पेमेंट की ही जद्दोजहद में रह जाता है। और वो क्या पढ़ाएगा? स्कूल में इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है, इतने कम पेमेंट है, वो क्या ही करेगा? तो ये सब का असर उस बच्चे पर पड़ता है। और तब तक जब तक वो हमारे तक, जैसा कि मैं बताया, कॉलेज में आप जब तक वो समझ पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस से, ठोकरों से सीखता है, तब तक बहुत लेट हो गया रहता है। अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, एक गुरु के तौर पर जब आप बच्चों को देखते हैं, अलग एक UPSC लेवल का है, एक PSC लेवल का है, अलग अलग उनके अंदर लेवल है, अलग अलग क्षमताएं हैं, तो उसको आप फिर कैसे अलग, या मान लो PSC वाले UPSC की तैयारी करने लगा तो आप फिर उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे उनके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटी ला के UPSC में कन्वर्ट कर पाते हैं, क्या रहता है? मैं जैसा बताया कि एक बैच में 20 स्टूडेंट्स ही रखता हूँ, तो एक एक बच्चे पे रिसर्च कर जाता हूँ। और अब इतना अनुभव हो गया है कि 1 या 2 या 3 महीने में ये समझ में आ जाता है कि बच्चे का पढ़ने का तरीका क्या है, कैचिंग पावर कैसा है, चीज़ों को समझ कैसे रहा है, उसका लेवल क्या है। तो उसको देखते हुए और बच्चे से बात करने के बाद हो सकता है कि कोई UPSC का तैयारी कर रहा हो तो उसको मैं ये राय देता हूँ कि
तुम्हें पहले CGPSC करना चाहिए, और उसी आधार पर अगर कोई CGPSC कर रहा है तो उसको ये भी बोलता हूँ कि तुमको UPSC करना चाहिए। तो वो 2 या 3 महीने में स्टूडेंट्स और टीचर के संबंध ऐसा होता है कि निरंतर अगर वो डिबेट करते, संवाद करते रहे आपस में और एक दूसरे पर ध्यान दें, क्योंकि आजकल प्रोफेशनल हो गया। इंस्टीट्यूट में देखिए ना, आप 400-500 बच्चों को टीचर पढ़ाता है, वो क्या ही किसी बच्चे पर रिसर्च करेगा और क्या ही किसी बच्चे के उसको पहचानेगा कि किसमें क्या खूबी है, क्या विशेषता है। इस बात का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इसीलिए मैं 20 बच्चे रखता हूँ, उन पर एक रिसर्च कर जाता हूँ और उसके बाद उनको उस तरह से मैं आगे के लिए मार्गदर्शन देता हूँ कि तुम्हें कौन सी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और कौन सी परीक्षा की नहीं। उसके लिए बच्चों पे काम करना पड़ेगा, आपको एक एक बच्चे को समझना होगा, तब जाकर कहीं ये हो पाएगा। और ऐसा होता नहीं आजकल प्रोफेसर और बच्चे भी ध्यान नहीं देते, भीड़ देख कर जाते हैं, उनको मतलब नहीं होता है। उनको हमारा दोस्त यहाँ गया तो हमको चले जाना है, वही ना फैकल्टी देखेंगे ना लेवल देखेंगे, सिर्फ स्वाद और भीड़। तो वो ये वाली जो चीज है, ये जो है बच्चों के लिए थोड़ा नुकसानदेह है। सर, पिछले दिनों कुछ टीचरों से बात हो रही थी, उनका ये कहना था जब से कोरोना आया, कोरोना के बाद से बच्चे तैयारी कर रहे हैं वापस, फिर ऑफलाइन सारी चीजें आ गई, लेकिन जॉब्स जितनी गवर्नमेंट को निकालनी चाहिए या होनी चाहिए उसमें कुछ कमी आई है। राज्य लेवल की सरकार हो या केंद्र लेवल की सरकार हो, ऐसा कुछ आया, बच्चों में थोड़ा नीरसपन आया है, ये क्या हकीकत है? हाँ, 100% हकीकत है। देखिए, आप तो जानते हैं, इतने अनुभवी हैं आप, इतने साल से जो इस तरह कर रहे हैं, वो आपको देखा हूँ, हमेशा हम लोग साथ रहे हैं लगभग 10-15 साल से। जब आप घोष पत्रिका निकालते थे तब, हाँ, घोष पत्रिका में हम साथी थे, मैं लिखता भी था, तब से मैं आपको जानता हूँ। तो उस आधार पर आप भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ कि जब किसी ये तो पूरा विश्व इससे त्रस्त था, और जो 3 साल त्रासदी, इतनी भयावह त्रासदी जिसको कोई याद करना नहीं चाहेगा, दोहराना नहीं चाहेगा, सब पे इसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है। जब बड़े बड़े देश हिल गए, अमेरिका, ब्रिटेन की हालत आज देखिए इतनी खराब हो गई, तो हमारा भारत तो शुरू से ही, पहले से ही आप जानते हैं कि डेवलपिंग कंट्री रहा है, और उस पर ये आफत और इतनी बड़ी जनसंख्या का बोझ, तो ये सारे का असर तो हम पे पड़ना ही है, और देशों की अपेक्षा ज्यादा दिखना चाहिए था। संयोग से मैं ये मतलब सौभाग्यशाली है हम कि शायद उतना नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए था। लेकिन हाँ, ये तो है कि इससे कोई भी पक्ष छूता नहीं रहा, और बच्चे 3 साल तक घर में रह गए, तो सोचिए ना उनकी मानसिक हालत क्या थी। जब ये डेवलप्ड कंट्री के बच्चों का असर आप देख रहे हैं कि अमेरिका में बच्चों को कितना डिप्रेशन में चले गए हैं, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा दिखना चाहिए था। लेकिन ठीक है, इतना तो होना ही था। अब हम सबको मिलकर यही तो कोशिश करना है कि उन्हें इससे बाहर निकालें, और इसमें हम सबको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी। अच्छा, जो एक UPSC और PSC के बच्चे से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन सारी चीजें हुई बीच में दौरान 2 साल 2.5 साल, तो वो क्योंकि एक तैयारी जो करते हैं 12th तक जो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज की जो पढ़ाई करना, एक अलग चीज होती है, कॉम्पिटिशन की तैयारी करना बड़ी लेवल का एक अलग चीज है। वो कैसे उनको ऑनलाइन से ऑफलाइन में कैसे आपके मोटिवेट करते हैं कि ऑफलाइन किताबों देना पड़े तो होगा नहीं, UPSC PSC बिल्कुल, कैसे आपका वो रहता है, पॉसिबल रहता है? ऑनलाइन का तो मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है, हम उसको उसमें डिबेटिंग पावर नहीं ला सकते, हम उसे रटा सकते हैं। ऑनलाइन तो एक मजबूरी थी, उस मजबूरी के समय ये सुविधा का बच्चे जो फायदा उठा पाए, ये उस समय के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन ऑफलाइन ही इन सब के लिए उपयुक्त है, क्योंकि ऑफलाइन में टीचर और बच्चे का परस्पर संवाद होता है, एक चेहरे का एक्सप्रेशन होता है, जो सामने हम डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, वो ऑनलाइन में संभव नहीं हो पाता है। हम ऑनलाइन में ये नहीं समझ सकते, यहाँ हम पढ़ाते रहते हैं, अगर बच्चे की एक थोड़ी आंख इधर उधर हुई तो हम समझ जाते हैं, बोलते हैं क्या कोई डाउट है पूछो, वो ऑनलाइन में संभव नहीं है। और बच्चा जब एक बच्चा तैयारी करता है तो उसको हर पल हर समय डाउट्स आते हैं, और वो डाउट उसके क्लियर होने चाहिए, वो ऑनलाइन में संभव नहीं। ऑनलाइन एक बस इस समय के लिए जरूर इतनी सुविधा है कि बच्चों को उसमें टाइम हो गया, खप गया, लेकिन इन बड़े एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन परीक्षा उपयुक्त नहीं है। हाँ, मजबूरी है तो अलग बात है, मजबूरी में कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऑफलाइन ही होना चाहिए। टीचर और स्टूडेंट्स का परस्पर आमने सामने संवाद होना चाहिए, तब जाकर कहीं वो बच्चा जो है निखरता है। और ऑनलाइन का तो मैं भूमिका इसमें नगण्य मानता हूँ।
हाँ, कुछ चीज़ नॉलेज पढ़ाई कुछ क्लास पास करना उसके लिए अलग है, लेकिन इन बड़े एग्जाम्स के लिए नहीं है। अब रह गई बात ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन में जैसे कि मैं बताया आपको, बच्चों पे पूरा ध्यान देता हूँ, एक एक बच्चे से डिस्कस करते रहता हूँ, देखता हूँ इसकी कैचिंग पावर कैसी है, कहाँ दिक्कत जा रही है, उनको फिर बैठ के उनसे बात करता हूँ और उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। छोटी छोटी कमियों को दूर करके और स्टूडेंट्स अगर पूरा साथ दे रहा है तो एक दिन वो अपनी मंजिल पे पहुँच जाता है। अच्छा सर, आप इतने बच्चों के गुरु रहे हैं, आपके जो गुरु हैं, हालांकि आपने बताया, थोड़ा उनके बारे में, मैम के बारे में थोड़ा खुलकर बताइए कि गुरु के कहाँ रही हैं वो मैम जो आपकी गुरु हैं और क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं डॉक्टर आभा रुपेंद्र पाल उनका नाम है। रायपुर में यूनिवर्सिटी में जब मैं एंट्री करने गया था तो उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। इतनी साधारण, सिंपल, इतना पोलाइटनेस, बात करने का तरीका, ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी। और तब से उनसे जब उन्होंने जिस तरह से मुझे हैंडल किया, मेरा हेल्प किया, निरंतर मैं उनसे जुड़ते गया और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये संभव हो पाया कि मैं MPhil, PhD, पोस्ट डॉक्टरल, आज भी उनसे निरंतर संपर्क में रहता हूँ, बात होते रहती है। अभी वो रिटायर हो गई हैं, यूनिवर्सिटी में डीन थे हिस्ट्री विभाग में, अभी 6 महीने हुए रिटायर हुए उनको, लेकिन अभी भी मैं उनसे संपर्क में हूँ और हमेशा रहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि उनका हमेशा मार्गदर्शन ऐसे ही मिलते रहेगा। शुरुआत से आज तक मिल ही रहा है, तो उनका काफ़ी, क्योंकि जितना भी इन सब चीज़ों की जानकारी थी ये उनके बिना मेरा संभव नहीं हो पाती और मैं नहीं कर पाया, तो इसलिए उनका बहुत बड़ा स्थान है मेरे लिए। जी, परिवार के बारे में, पिताजी और माताजी के बारे में? बिल्कुल, पिताजी जैसा कि बताया कि हम लोग यूपी में बलिया ज़िले से हैं और पिताजी लोग तो काफ़ी स्ट्रगल किए हैं। उस समय में 200 रुपये की तनख्वाह से पापा की सर्विस चालू हुई थी और वहाँ से स्ट्रगल करते करते यहाँ HSCL तक का सफ़र और फिर सेक्शन ऑफिसर बने। माँ तो मेरी शुद्ध गृहिणी है और वहीं बलिया ज़िले से ही है माता जी, और दोनों का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा, पापा का भी, मम्मी का भी। मम्मी का वही, जैसे हमारे गांव की माताएं रहती हैं, बच्चे को खिला पिला के मोटा ताज़ा रखना है, स्वस्थ रखना है। हाँ, लेकिन पापा पढ़े लिखे थे, अवेयर थे, तो उनका हर जगह हमेशा, आज भी हमेशा मार्गदर्शन मिलते रहता है। उन्हीं के साथ ही हम लोग साथ ही रहते हैं। हाँ, यहीं HSCL में सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं। हाँ हाँ, हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कि अभी भी चल रही है, तो उसी में सेक्शन ऑफिसर। लेकिन HSCL की हालत अच्छी नहीं थी तो BR लेना पड़ा था। 99 में BR ले लिए थे, तो थोड़ा हम लोग का स्ट्रगल बढ़ गया था। शुरुआती दौर में हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, सभी ने, शायद HSCL में जितने लोग हैं आप तो अच्छे से जानते हैं सबके बारे में। और अभी भी उनके सानिध्य में है, हम लोग साथ ही रहते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। अभी भी मैं कुछ जैसे कि वीडियो बनाता हूँ या जैसे इंटरव्यू ही तो दिखाऊंगा, तो बोलेंगे तुमको ऐसा बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए था। हमेशा उनका मार्गदर्शन, हाँ, हमेशा मार्गदर्शन। और बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अभी तक उनका साथ है और आगे भी प्रभु से वो आशीर्वाद जरूर मिलते हैं। अच्छा सर, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, संदेश बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं, कितने घंटे करें, क्या करें, उनके बाद थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल, बच्चों से तो मैं यही कहना चाहूँगा, घंटे तो नहीं, क्योंकि हर बच्चे की कैचिंग पावर अलग अलग होती है, तो सबके लिए घंटे अलग अलग निर्धारित होते हैं। बस एक ही बार बार यही चीज़ कहूँगा, कैरियर कैरियर कैरियर। पहले आप कैरियर पे ध्यान दें, कैरियर ही आपके लिए सब कुछ है। सारा आपका सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, सब कुछ आपको कैरियर ही दे सकता है, लेकिन ईमानदारी के साथ। ईमानदारी यानी कि नीड फील करें, आवश्यकता महसूस करें, 100% है कि आविष्कार करेंगे ही करेंगे। और रही बात, सही मार्गदर्शन चुनें और सबसे बड़ा दोस्ती पे ध्यान दें। आजकल के बच्चे जहाँ तक लगता है पहले से ज़्यादा दोस्ती में बिगड़ रहे हैं। कम दोस्त रखो, अच्छे रखो, और वही दोस्त रखो जो आपको आगे बढ़ने में प्रेरित करे, ना कि पीछे ले जाए। और थोड़ा सा अभी युवाओं में ये जो नशे का क्रेज चल रहा है, उनसे थोड़ा दूर रहना, ये भी दोस्ती यारी में शायद बढ़ रहा है। तो ये जो नई पार्टी सिस्टम चालू हुई है, इससे थोड़ा वो बचें और कैरियर बना लें, फिर पार्टियां करें। कैरियर बनाएं, एक बार तो खुद समझ में आ जाएगा। कैरियर जिम्मेदारी देती है
और जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत कुछ सीख भी देती है। बॉसगिरी क्या होता है ये समझ में आता है, कितने टाइम का कितना पेमेंट मिलता है ये समझ में आता है, और ये इतना जिम्मेदार बना देता है। हाँ, ये इतना जिम्मेदार बना देता है कि आपको अब फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं कैरियर से और कैरियर पे ही बात खत्म करना चाहूँगा कि बच्चे सिर्फ कैरियर पे ध्यान, कैरियर बनाने फिर आ जाए, फिर जो करना है करें, शायद करेंगे। सही बात है। अच्छा सर, कुछ अपने यहाँ संस्था के बारे में बता दीजिए, आखिर में कहाँ है, क्या है, इसके बारे में। बिल्कुल, ये न्यू सिविक सेंटर में बिहाइंड मिराज सिनेमा के पीछे शॉप नंबर 110 में मैंने 2005 1 नवंबर को ओपन किया था, और तब से आप सबके सहयोग और स्टूडेंट्स का साथ और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत से निरंतर आज तक ये चल रहा है। और आगे भी पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी गार्जियन अपने बच्चे को यहाँ भेजते हैं उनको निराशा न हो, और वो गर्व से कह सकें कि हाँ, हमने इस इंस्टीट्यूट में भेजा था और वाकई में कुछ दिया न दिया, हमारे बच्चे को एक अच्छा इंसान तो बना ही दिया है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर उनकी पढ़ाई के अंतिम पायदान इंटरव्यू तक पूरा ध्यान देता हूँ, एक एक चीज़ पे नज़र रखता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर हालत में स्टूडेंट का साथ होना बहुत आवश्यक है। जो स्टूडेंट साथ देता है उन सभी ने सक्सेस पाया है। मैं तो सभी बच्चों पे 100% देता हूँ, लेकिन वो जब तक अपना 100% नहीं देते हैं वहाँ मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, निराश हो जाता हूँ। तो स्टूडेंट्स का आगे साथ मिलते रहे, मेरा तो पूरा कोशिश रहेगा 100% सुबह से लेकर शाम तक उनके साथ देता हूँ। हर तरह की समस्या में उनका समाधान करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम समाधान ही कर सकते हैं, मार्गदर्शन ही दे सकते हैं, उनके समय की बचत ही कर सकते हैं, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना बता सकते हैं, हम सामाजिक ज्ञान दे सकते हैं, सोशल बिहेवियर नॉलेज दे सकते हैं, ये करो ये मत करो, अब इस समय पे क्या करो, लगभग वो सभी चीज़ों को मैं क्लास में बताते रहता हूँ। मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, और तभी तो आप समझ सकते हैं कि इतने आपाधापी और कंपटीशन के युग में 17 साल से निरंतर चला पाना, और बीच में 3 साल कोरोना के बाद बहुत टूट गए लोग, और उसके बाद भी इन सब की दुआ से और आप लोग के सहयोग से कर रहा हूँ, और आगे भी ऐसा ही प्रयास करूँगा कि कुछ अच्छा। थैंक यू सर। थैंक यू। हम लोग साथियों मार्गदर्शन में आज डॉक्टर अजय के साथ थे, और हम लोग का प्रयास रहेगा कि और भी गुरुजी है उनका जो मार्गदर्शन एपिसोड के माध्यम से आप लोग को मिलता रहे। साथ में जो सर है, सर का जो मार्गदर्शन अलग अलग टॉपिक पर वो भी हम लोग लेकर के आएंगे, और आप लोगों को टॉपिक वाइज तैयारी कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस इंटरव्यू के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन सी किताब का रेफरेंस वगैरह भी सर अभी दे देंगे। और सर कुछ रेफरेंस है किताब वगैरह का? हाँ, बहुत सारी बुक्स हैं। बुक्स पढ़ते समय बस ये ध्यान दें कि रेफरेंसेस बुक पढ़ें। जो भी बुक पढ़ते हैं ना, गाइड की तरफ कम ध्यान दें। रेफरेंसेस बुक है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है, वो यहाँ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस ये है कि संदर्भित पुस्तकें पढ़ें। और शिव, आपको बधाई देना चाहूँगा, आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा कि ऐसे ही निरंतर आप काफी मेहनत की है। बिल्कुल बिल्कुल शिव, आपका बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल करते हैं, और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे और आपका चैनल आगे बढ़ेगा, और धीरे 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 इसके व्यूअर भी बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा आज मार्गदर्शन में सर थे डॉक्टर अजय सिंह सर, इनसे हमने मुलाकात करी, इनका लाइफ स्ट्रगल जाना, इनके बारे में जाना, साथ के साथ इन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में खास तौर से आप लोगों को बताया है यूथ को कि पढ़ाई में ध्यान दीजिए, मित्र रखिए, लेकिन ऐसे रखिए जो आपका साथ के लिए खड़े रहे, हमेशा 2 या 3 या 4, मतलब ऐसे हो जो हमेशा साथ रहे आपके। और साथ में एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मित्र मंडली जो है इस तरीके से रहे, जैसे अगर आप यूपीएससी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जो पढ़ाई करने वाले हैं, जो साथ में आप लोग डिस्कस करें एक साथ में, जिसको इंटरेस्ट हो तो और अच्छा हो जाता है और बढ़िया हो जाता है पढ़ाई में। उसके साथ नशे से बिल्कुल दूर रहे। आजकल जो खास तौर से भिलाई में ट्विन सिटी में हम लोगों ने देखा है, खास तौर से क्रेज चल रहा है पार्टी का, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार का नशा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पर भी हम लोग वीडियो वगैरह आप लोग के सामने लेकर के जल्दी आएंगे, चल रहा है हम लोग अलग अलग स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से। तो साथियों, इससे एकदम दूर रहें और पढ़ाई करें। कोरोना का दौर गुजर चुका है, अब जो होगा अच्छा होगा। समाज में आप लोग के जैसे युवा जब निकलते हैं और कलेक्टर बनते हैं और बड़े बड़े पोस्ट में जाते हैं तो कुछ बेहतर होता है समाज में, और साथ में गुरुजी लोग का तो आशीर्वाद है ही है।
तो फिलहाल के लिए मार्गदर्शन को मैं यहीं रोकूंगा। आगे फिर किसी गुरु जी के साथ में फिर हम लोग रूबरू करेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए मैं शिव कुमार सिंह अपने कैमरा पर्सन साथी आशीष के साथ, नमस्कार।